इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जो कल का लेक्चर किया था उसमें कुछ एक चीज़ें जो सबसे पहली चीज़ ये थी कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेक्चर तो पूरा कर दिया था पर आवाज़ की वजह से हम उस सेशन को पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज जो है उस सेशन को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले एक दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है। जो वो चीज़ जो है वो चीज़ कौन सी होगी। नंबर 1 पे तो अगर हम बातचीत करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ जो समझनी है और समझने का प्रयास भी करना है कि हम वर्णमाला कर रहे हैं और वर्णमाला में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। आज कुछ एक चीज़ें और है जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ तो आगत ध्वनि, वैसे कई आगत ध्वनि है पर यहाँ पर जब हम बातचीत करते हैं तो आगत ध्वनि में इसको भी लिखना है। आगत, एक मिनट रुकना, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि। पर आगत ध्वनि में जो चीज़ लिख रहा हूँ मैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगत ध्वनि में जो कहानी है वो कहानी इस तरह है, क्योंकि आपने ये ध्वनि पढ़ी होगी। ये इस ध्वनि को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ओ इसको पढ़ते हैं, जैसे कॉफ़ी पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो कई ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो हिंदी भाषा में यूज़ किए जाते हैं। तो पहली बात आप लोगों को क्या सीखनी है यहाँ से, आप इससे क्या समझें। पहली बात तो आपको ये सीखनी है कि किस और किससे मिलकर बना है। जब हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो अंग और आ दो क्या आते हैं, मतलब स्वर आते हैं, स्वर मान के चलो स्वर आते हैं। जब इनको जोड़ा जाता है तो आपके पास कौन सी ध्वनि बनती है। आपके पास जो ध्वनि बनती है वो ओ बनती है। कौन सी ध्वनि बनती है, जब इनको जोड़ा जाएगा तो इनके जोड़ने के बाद जो ध्वनि बन रही है वो कौन सी बन रही है, ओ बन रही है। इस बात को समझना है। जब आप ये समझ बैठते हैं तो समझने के बाद इसका मूल या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मूल का मतलब है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मूल का मतलब है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उत्पत्ति पे चले हम। तो उत्पत्ति अगर आप जानना चाहते हैं तो जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा, यानी कि इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा जो है उस भाषा से ये जो ध्वनि है वो आई हुई है। उस भाषा से ये ध्वनि आई हुई है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आगत ध्वनि में हमने ये जो वर्ण सीखे वो आपके क्लियर हो गए। क्या हो गया, आपके क्लियर हो गए। तो ये भी आपको मैं बताने वाला था। और उसके अलावा जो आगत ध्वनि थी वो हम कर चुके हैं। उन आगत ध्वनियों को क्या कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। वहाँ उन आगत ध्वनियों को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि इस पर चले हम, तो आप लोगों को एक मिनट रुकना। यहाँ पर पीपीटी में मैंने चीज़ें लगाई हुई है उसको दिखाकर मैं आगे चलता हूँ, फिर अच्छा रहेगा। फिर आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आ गई ना, अब चलिए। यहाँ से चलते हैं। तो दीर्घ स्वर दो समान या भिन्न स्वरों के मेल से बनता है। दीर्घ स्वर जो होगा दो सेम या भिन्न भिन्न स्वर मिल सकते हैं। जैसे अ और अ मिलकर आ बनाता है, ई बनाती है, और अ प्लस ई ए बनाते हैं। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो दो समान या भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं और इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो इनको भी यहाँ से याद रखिएगा कि अ मिलकर क्या बनता है, ई मिलकर क्या बनती है, ऊ मिलकर क्या बनता है। ये तो ठीक है, पर जब असमान आएंगे, जैसे अ और ई मिल रहा है तो आपके सामने क्या बनता है, ए बनता है। और अगर अ और ए मिल रहा है तो बड़ा ए बन रहा है, और अ और ऊ मिल रहा है तो ओ बन रहा है, और अ और ओ मिल रहा है। इनकी अ तो सभी में रह रहा है और उसके साथ जो भी आ रहा है तो उसके बाद क्या बन रहा है आपके पास, आपको जो देखने को मिल रहा है ए, बड़ा ए, उसके बाद ओ, और उसके बाद बड़ा
ओ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना कि किसको मिलाकर क्या बनता है, किसको मिलाकर क्या बनता है। इसका आप चार्ट बनाकर बार बार रिवाइज कीजिएगा। संधि में भी ये काम आएगा। जब अ और ई मिलता है तो ए बनता है, अ और ए मिलेगा तो ए बनेगा, अ और ऊ मिलेगा छोटा ओ, और ओ और अ मिलेगा तो बड़ा ओ बनता है। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिर जिह्वा के आधार पर हमारे जो स्वर है या जो मतलब ध्वनि है उनको कितने कैटेगरी में बांट के रखा है, 3 रूपों में बांट के रखा है। वैसे जीभ को ही 3 रूपों में बांटा है। अगर स्वर मीन्स फ्रंट जो वोवल जिसको बोलते हैं, या जीभ का आगे वाला भाग जो होता है वहाँ से जो स्वर निकलेंगे उनको हम अगर स्वर कहेंगे। मध्य स्वर यानी कि जो आपके मिड वोवल है उनको क्या किया जाएगा, जीभ का मध्य भाग जो है वहाँ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा, मध्य भाग जो है वहाँ से बोला जाएगा। उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो उच्चारण में यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो जीभ का पार्ट है, ये जीभ है, ये आपका अगर भाग है। अगर भाग से जो भी स्वर ध्वनियाँ निकलेगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम अगर स्वर कहेंगे। बीच वाला ये मिड पार्ट है, ये मिड पार्ट है, और ये क्या है, पश्चव भाग है। तो 3 भागों में जीभ का हम डिवीजन कर रहे हैं। ये अगर भाग है, ये मध्य भाग है, और ये पीछे वाला भाग या जिसको पश्चव भाग बोल रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करना। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से जो ध्वनि निकलेगी उसको अगर ध्वनि बोलेंगे, और ये जो मध्य भाग है वहाँ से जो ध्वनि निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम, जो पश्चात ध्वनियाँ कहेंगे, और जो क्या बोलते हैं, मध्य ध्वनियाँ कहेंगे, और जो लास्ट वाले पार्ट से जो ध्वनि निकलेगी उसको क्या कहेंगे हम उनको पश्चात ध्वनि कहेंगे। अब यहाँ पर आइए कि आपको कैसे समझना है कि मध्य भाग में क्या आएगा और साथ में अगर भाग में क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर स्वर आप लिखा हुआ है कि जिन स्वरों में जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, जैसे कि अगर हम बातचीत करेंगे तो ई को बोलेंगे तो जीभ खड़ी होकर दांत का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके साथ टच कर रही है। आप उंगली रख सकते हैं या फिर जीभ को फील कर सकते हैं, पर आपको 4, 5, 7 बार प्रयास करना पड़ेगा। ई जीभ आपके तालू के साथ लगेगी, मतलब ऊपर ई आगे वाला भाग खड़ा होकर तालू के साथ टच होता है। उसके बाद ए भी रहता है, छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ई, और ए किसमें रहता है, आपका जो अगर स्वर है, या इनको क्या कहेंगे, जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर कहेंगे। एक बात क्लियर होगी। मध्य स्वर में आप लोगों को अच्छे से याद रखना अ ही आता है, तो याद करने में काफ़ी अच्छी बात है। अ क्या है, मध्य जीभ का भाग जो होता है वहाँ से निकलता है। मीन्स जब आप बोलेंगे तो जीभ खड़ी होकर तालू के साथ लगती है। अ बोल के देखना, जो बीच वाला भाग है वो सीधा टच होकर तालू के साथ मतलब तालू की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, मध्य स्वर है। उसके बाद लास्ट वाले जो स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ गया में जो जीभ के लास्ट वाले पार्ट से बोले जाते हैं, आ गया, ऊ आ गया, मतलब जो भी है बचे हुए जितने भी आ रहे हैं वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हमने छोटी ए याद रखना, छोटा ए याद रखना, बड़ा ए याद रखना। उसके बाद अगर हम बातचीत करें तो अ याद रखना। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि छोटी ई, छोटा ऊ और साथ में बड़ा ऊ और बड़ी ई किस में आएंगे, अगर स्वर की कैटेगरी में रखते हैं। और ये किसके आधार पर है, ये जो हमारी जीभ है उसके आधार पर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक बार चित्र बनाकर कि जो जीभ है, जीभ का चित्र बना सकते हैं हम यहाँ पर। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये वाला भाग जो है अगर भाग है, यहाँ से जो ध्वनियाँ निकलेगी उन ध्वनियों को आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से जो ध्वनि निकलने वाली है, छोटी ई है, बड़ी ई है। उसके बाद अगर बातचीत करें तो जो हमारे पास छोटा ए है और क्या है, फिर बड़ा ए है। और मध्य भाग में बातचीत करें तो मध्य भाग की जो ध्वनियाँ हैं उसको देखिए आप। मध्य भाग में जो ध्वनियाँ हैं, जहाँ यहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती है तो अ निकलता है। अब इनको याद कर लो और ये वाली छोड़ दो, क्योंकि बची हुई ध्वनि किस में आएगी आपको मैंने बता दिया। सिर्फ री को इसमें कंसीडर नहीं करना है और अंग और आ को कंसीडर नहीं करना है। इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको किस में रखना है, उसको आप लोगों ने जिह्वा के आधार पर जो बोलने के हिसाब से
उनको 3 कैटेगरी में बांटा और इस स्वर की बातचीत चली हुई है। स्वर के 3 रूप है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए, क्या करके आप अच्छे से समझ गए। और उसके बाद जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से भी स्वर को 5 भागों में बांटा। देखिए ऊंचाई का मतलब है कि कितनी जीभ ऊपर उठ रही है, कितनी जीभ ऊपर उठ रही है, इस आधार पर क्या किया है, इसका डिवीजन करके रखा है। जब हम जीभ को मतलब देखेंगे तो जीभ क्या करती है, कुछ एक स्वर जो होते हैं जब उनको बोलते हैं तो वो उसकी ऊंचाई के आधार पर उसको क्या किया जाता है, आप 5 पार्ट में बांट सकते हैं ऊंचाई के हिसाब से। और उच्चारण के हिसाब से अगर हम बातचीत करेंगे तो वहाँ पर अलग सी कैटेगरी है जो हमने पीछे बातचीत की। अब देखिए जैसे विवृत का मतलब होता खुला हुआ, यानी जीभ नीचे गिरी हुई है। जीभ नीचे गिरी हुई का मतलब है कि जीभ नीचे ही रहती है और नीचे वाला जो तालु होता है, जबड़ा जिसको जबड़ा जो होता है, तो नीचे वाला तालु नहीं, जो जबड़ा होता है वहाँ पर जीभ अपनी पोजीशन पे रहती है। अर्धविवृत मीन्स आधा खुला हुआ मुंह, ठीक है, आधा खुला हुआ मुंह। और अर्धसमृत का मतलब आधा बंद। जब हम इन स्वरों को बोलेंगे तो अगर आधा खुला हुआ मुंह रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धविवृत। और अगर अर्धसमृत लिखें तो इसका मतलब आधा बंद। और समृत की बातचीत करें तो अत्यंत संकीर्ण, यानी कि जब हम बोलेंगे तो बोलते वक्त जो जीभ है बीच में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी और आवाज़ जो है साइड से निकलेगी। तो कहीं ना कहीं इन स्वरों को क्या कहा जाएगा, इन स्वरों को हम क्या कहेंगे, इन स्वरों को हम समृत की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे लिखा है समृत स्वर क्या होता है, समृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है। देखिए संकरा का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम बोलेंगे जैसे ई बोलते हैं तो ई में क्या हो जाता है, हमारे लिप्स जो है उन पर खिंचा पड़ता है, लिप्स पे क्या पड़ता है, खिंचा पड़ता है, वो लिप्स खींचे जाते हैं। और लिप्स खींचने के बाद क्या होता है कि ई जब हम ऐसे करेंगे ई तो क्या हो जाता है, मान के चलो जो आपकी लिप्स है, जब समृत की बातचीत चली है तो इसको समझिएगा। ये मान लो लिप्स है हमारे, तो इन पे दबाव पड़ता है, ये पीछे की तरफ हो जाता है और आवाज़ इन वाले पोर्शन से निकलती है। लिप्स है ना ऐसे करके, तो दबाव कैसे पड़ता है, इस पे पड़ता है। और आवाज़ कहाँ से निकलती है, इन वाले पोर्शन से आवाज़ निकलती है। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको समृत स्वर कहेंगे। और ये ऊंचाई के हिसाब से कहा गया है क्योंकि जीभ की ऊंचाई इस वक्त क्या होती है, अगर हम देखेंगे तो ई ज़्यादा कम होती है, ऊंचाई कम होती है, मीन्स कम ऊंचाई पर जीभ उठती है। इसका मतलब ये हुआ कि समृत स्वर कौन से स्वर होंगे, समृत स्वर वो स्वर है जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो लिप्स जो पीछे की तरफ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या होती है, पीछे की तरफ जाने के साथ साथ ही आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो आवाज़ है, आवाज़ जो है साइड से, जो जीभ का साइड होता है वहाँ से निकलती है, ई साइड से निकली, पूरे मुंह से नहीं निकलती, मुंह संकरा हो जाता है। संकरा का मतलब थोड़ा मुख द्वार जो होता है वो कम हो जाता है, या आपको अच्छे से पता चल गया। तो इसमें ई और ऊ आता है, ऊ, ठीक है। उसके बाद अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है। जैसे कि ए और ओ को बोलेंगे तो ए में पूरा मुंह खुला रहता है, ए बोल के देखना है, ए संकरा नहीं होता, पूरा खुला रहता है। ओ में भी क्या होता है, पूरा खुला रहता है, ओ पूरा खुला रहता है, संकरा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। ये आपको अच्छे से पता चल गया। अर्धसमृत में ए और ओ आएगा। विपरीत स्वर में क्या होता है कि विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। तो अ और आ जो है, आ पूरा, आ ओ आंगन, आ पूरा खुल जाए। तो विपरीत स्वर में क्या होता है, पूरा मुंह खुल जाता है। विपरीत स्वर में पूरा, अर्धसमृत स्वर में जो होता है कहीं ना कहीं आधा रहता है और समृत स्वर में संकरा हो जाता है। क्या रहता है, संकरा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि देखिए पूरा किस में खुल रहा है, आ में, और जो आपका आ है, और मतलब जो आपका आंगन है, आज जिसको हम बोल रहे हैं अंग, मतलब ये आ वाला जो है आंगन जिससे लिखते हैं, आंख जिससे लिखते हैं, ओ वाला क्या है, विपरीत स्वर है, वो पूरा खुला रहता है। समृत स्वर में आपका संकरा हो रहा है। संकरा का मतलब साइड से आवाज़ निकल रही है और ऊंचाई के हिसाब से जीभ काफ़ी कम ऊपर उठती है, ई में। और अर्ध समृत स्वर में क्या होता है, मुख द्वार क्या होता है, कम संकरा होता है। कम संकरा का मतलब और क्या रहेगी, जीभ कम उठेगी ऊपर की तरफ। जैसे ए बोलते हैं, ए, मुंह कम संकरा रहता है। कम संकरा का मतलब है जैसा हमारे साथ समृत में हो रहा था वैसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर में जो आते हैं, छोटा अ आता है। इसका मतलब है कि अर्ध विपरीत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला रहता है। अ बोलेंगे तो अ पूरा खुला नहीं होता है। और ए बड़ी ए, ओ
और ये वाला ओ क्या है आपका अर्ध विपरीत स्वर में आता है, अर्ध विपरीत। इसको अर्ध विपरीत रखना, विपरीत में पूरा खुला रहता है, ये अच्छे से याद रखना। पर ये और ये फर्क है, जो चंद्र बिंदी है और साथ में ये जो साइन है, जो एक प्रकार का अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और अंग और आ को मिलाकर जो ध्वनि बनी है, ये किस में आता है, ये अर्ध विपरीत स्वर में आता है। इस बात को भी अच्छे से याद रखना है, जो हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओठों के आधार पर भी स्वरों के तीन वर्गीकरण है। हम यहाँ पर कुछ एक पढ़ेंगे, कुछ एक स्किप करने वाले। मतलब प्रशिस्त, खुले ओंठ, जिसमें ओंठ खुले रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ओंठ खुले रहते हैं जब हम बोलेंगे इन स्वरों को। वर्तुल, गोलाकार हो जाते हैं, आधे वर्तुल, जैसे कि अवृतमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तामुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे कि अ और आ को बोलेंगे, ई ए को बोलेंगे। ओ और ऊ का जो मतलब उच्चारण आता है वो कहीं ना कहीं वृत्तामुखी होता है। तो वृत्तामुखी में क्या होता है, ओंठ जो है गोल बन जाते हैं। तो ये भी याद रखना कि ऊ और ऊ क्या है, वृत्तामुखी है, मीन्स वृत्त की तरह आकृति बनाते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से इतना याद रखना है। जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर हम आगे कुछ एक और चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जो जब आप बातचीत करें तो बातचीत में कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और सीखने के साथ साथ ही जो कुछ एक ध्वनियाँ हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम बातचीत करें तो स्वर में भी कुछ एक ध्वनियाँ जो हैं, संयुक्त ध्वनियाँ, जैसे अंग और आ की बातचीत की है। और कुछ भाषाविद क्या करते हैं, कुछ भाषाविद जो है हमारे भाषाविद है कुछ, और वो क्या करते हैं, री को भी संयुक्त ध्वनि में रखते हैं। संयुक्त ध्वनि में भी स्वर में कौन सी संयुक्त ध्वनि हुई, स्वर की संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। तो संयुक्त ध्वनि में एक आया आपका अंग, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, दूसरा आया आ, और तीसरा कुछ एक भाषाविद, सारे नहीं, कुछ एक भाषाविद री को भी क्या करते हैं, री को भी संयुक्त ध्वनि में रखते हैं। री को क्या किया जाता है, कुछ एक जो भाषाविद है वो क्या करते हैं, री को भी संयुक्त ध्वनि मानते हैं। और संयुक्त ध्वनि में भी कैसी ध्वनि है, अगर हम बातचीत करेंगे तो संयुक्त ध्वनि में ये जो ध्वनि है ये स्वर ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि है। और इस स्वर ध्वनि को जो है भाषाविद क्या कंसीडर करते हैं, भाषाविद संयुक्त ध्वनि कंसीडर करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ से एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सीख ली है कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने सीखी है। क्या है, सीखी है। आगे नेक्स्ट वन जो चीज़ आ रही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक जो आप बातचीत करने वाले हैं, जो नोट करना है, नोट क्यों करना है, क्योंकि नोट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नोट में ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पे लिखना है, नंबर 1 पे आपने लिखना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन थोड़ा सा समझिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इस स्पर्श संघर्षी व्यंजन में एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। नंबर 1 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये व्यंजन ध्वनि है। क्या है, ये व्यंजन ध्वनि है। और व्यंजन ध्वनि के साथ साथ ही जब इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होंगे, तो मुख के जितने भी पार्ट होते हैं, मुख के जो भाग होते हैं, उन भागों से ये लगती है ध्वनि। मुख के भाग के साथ, अलग अलग भाग के साथ क्या करती है, ये ध्वनि स्पर्श करती है। मुख के अलग अलग भाग के साथ ये ध्वनि क्या करती है, स्पर्श करती है। कौन सी, स्पर्श संघर्षी ध्वनि। अब आप बोलेंगे ये स्पर्श संघर्षी ध्वनि होती कौन सी आखिर, तो इसमें हम कुछ एक चीज़ें सीखने वाले हैं। ये जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि नंबर 1 पे आप लोगों को देखना है कि जो च्वर्ग है, पूरा का पूरा च्वर्ग, उसको इसमें रखा हुआ है। पूरा का पूरा च्वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ और य, ये जो है इसको तो हम फिर भी मतलब अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, पर जो झ तक के जो वर्ण है, जो आपके व्यंजन है, उनको हम संघर्षी मतलब स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये भाषाविद कह रहे हैं, इसको अच्छे से क्या करना है, समझने की
जरूरत है। आगे चलिए, अर्ध स्वर नोट में है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नोट में है अर्ध स्वर। क्या है? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर में क्या क्या आता है देखिए, य और व। वास्तविक तौर पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये अंतस्थ व्यंजन भी है, य और व, और साथ में अर्ध स्वर भी है। अब अर्ध स्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी जो ध्वनि होती है कहीं ना कहीं स्वरों से मेल खाती है, कहीं ना कहीं स्वरों से मेल खाती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया अर्ध स्वर जो है कौन सा है, य और व है। और साथ में इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में भी रख के रखा है। तो इनको दो क्राइटेरिया दे के रखे हैं। अगर आपके सामने आए तो य और जो व है, एक मिनट रुकना, य और जो व है उनको दो कैटेगरी में बांट के रखा है। एक इनको क्या स्टेटस दे के रखा है? एक स्टेटस इनको दे के रखा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा स्टेटस इनको देके रखा है अर्ध स्वर। एक मिनट रुकना, अर्ध स्वर के लिए जो अर्ध स्वर क्या देके रखा है? अर्ध स्वर देके रखा है। अर्ध स्वर क्यों? तो मैंने बता दिया, स्वरों की तरह क्या होता है जब इनको बोलते हैं तो स्वरों की तरह इसमें क्या रहता है? उच्चारण रहता है। इसके अलावा अंतस्थ क्यों कहते हैं? तो नाभि पर जोर पड़ता है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं, जब इन व्यंजनों को बोला जाएगा, ये व्यंजन का काम भी करते हैं, अर्ध स्वर भी इनको कहा जाता है। आई थिंक अच्छे से आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट जो बातचीत है, नेक्स्ट बातचीत आपको समझनी है कि एक नया वर्ड आ रहा है जिसको कह रहे हैं लुंठित। लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? लुंठित व्यंजन। आखिर लुंठित व्यंजन क्या होता है उसके बारे में समझना है। लुंठित व्यंजन क्या होता है उसके बारे में समझना है। लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन थोड़ा सा समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जीव, जीव, पहली तो बात यह है कि जीव, जब लुंठित व्यंजन को बोलेंगे, जीव तालु को टच करती है, जीव तालु को टच करती है, तालु को टच करती है। तालु को टच करने के बाद लुढ़कती हुई, लुढ़कती, मेरी ध्यान से सुनना, लुढ़क कर नीचे आती है। अगर आप कोई ऐसा वर्ण लें या ऐसी ध्वनि लें, ऐसा वर्ण लें या ऐसी ध्वनि लें, जब उसको बोलते हैं तो बोलते वक्त उसमें क्या, उसमें तालु से जीभ टकराने के बाद लुढ़क कर नीचे आए तो वो वर्ण क्या कहलाएगा? वो वर्ण लुंठित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुंठित। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि लुंठित ध्वनि क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या याद रखेंगे? र में ऐसा होता है, र में ऐसा होता है, लुढ़क कर कंपकंपी करते हुए ये ध्वनि नीचे आती है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। क्या होगी? ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब जो दूसरी बातचीत आती है, दूसरी बातचीत आती है जो यहाँ से आपको याद रखनी है, वो बातचीत ये है कि आखिर पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। पार्श्विक व्यंजन किसे कहेंगे? तो पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है कि जब हम पार्श्विक व्यंजन, थोड़ा सा समझिएगा कि जब उच्चारण किया जाता है इन व्यंजनों को, उच्चारण के समय जीभ जो होती है वो रुकावट का काम करती है।
हवा जो आती है मीन्स हवा जब निकलेगी बाहर तो जीभ क्या करेगी, उसको रोकने का प्रयास करेगी। जीभ क्या करेगी, उसको रोकने का प्रयास करेगी। और जो हवा निकलेगी जीभ के साइड से निकलती है। मान लो ये जीभ है, यहाँ से इस साइड से हवा निकलेगी, इस साइड से बीच में जीभ आ जाती है। और ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं, ऐसी ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ल का। उदाहरण क्या है, ल एक पार्श्विक ध्वनि है, या पार्श्विक व्यंजन भी, ध्वनि बोले व्यंजन बोलेंगे चलेगा। क्या बात क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं? तो ये चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वन जो बातचीत है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो याद करना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन की बातचीत करने वाले हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो वास्तविक तौर पर जब उत्क्षिप्त व्यंजन की बातचीत हो तो पहले आप इसकी परिभाषा सुन लें। एक वर्ड आ रहा है, इससे पहले परिभाषा पर जाऊं तो इस वर्ड को समझ लीजिए, मूर्धा। मूर्धा एक वर्ड आ रहा है, मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है जीभ का फोल्ड होकर तालू के साथ टच करना, उसको हम मूर्धा कहते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मूर्धा का मतलब क्या होता है, तालू के साथ जीभ का उल्टा होकर टच करना। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है कि जीभ मूर्धा के साथ टच होती है। मूर्धा का जीभ मीन्स मूर्धा को टच करती है। मूर्धा का मतलब उल्टी होकर तालू को टच करती है। फिर क्या होती है, जीभ एकदम 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 नीचे आ जाती है। एकदम क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या देखी कि जीभ जब क्या करती है, जीभ जब मूर्धा को टच करके एकदम नीचे आ जाती है, जाती है, ऐसी ध्वनि या व्यंजन को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया बात? अब उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण देखें तो आपके सामने क्या होंगे। नंबर 1 पे ये आ गया, नंबर 2 पे ये आ गया। इनको क्या कहते हैं, ये वर्ण है और वर्ण में भी क्या है, ये व्यंजन है। और कैसे व्यंजन है, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छे से समझिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कीजिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहेंगे। एक बार बता दीजिए, क्या अच्छे से क्लियर हुआ कि कोई डाउट तो नहीं रहा? क्या क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये था आज का सेशन। और इसके अलावा कुछ एक जो लिपियां हैं उसके नाम लिख लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कुछ एक लिपियां हैं, एक साल लिपि है मतलब भाषा है, दूसरी साल लिपि है। तो भाषा में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिपि लिख रहा हूँ, ठीक है। भाषा हिंदी सभी को पता है, नहीं बताऊँ लिखूंगा देवनागरी। उर्दू की लिखनी है, कुछ एक बच्चों को नहीं पता होता है। उर्दू की जो लिपि है आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिखनी है फारसी। उर्दू की लिपि कौन सी होती है, फारसी। अच्छे से समझने का प्रयास करना। पंजाबी भी कुछ एक बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। अंगद देव ने इसको शुरू किया था, मीन्स वो सिखों के गुरु थे, गुरुमुखी। तो अच्छे से समझना है। आगे अंग्रेजी की भी कुछ एक बच्चों को नहीं पता होती है। अंग्रेजी की जो लिपि है कौन सी है, रोमन। कौन सी है, रोमन लिपि है।
क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट जो बची हुई है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको समझनी है अंग्रेजी की, आपने देख ली है। उसके बाद संस्कृत की भी देखनी है, कई बार पूछी गई है संस्कृत की लिपि क्या है। संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसको समझने का प्रयास करना जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फारसी हो गया आपका, देवनागरी हो गया आपका, गुरुमुखी हो गया है, रोमन हो गया, और एक और भाषा बच रही है जैसे कि फ्रेंच। फ्रेंच भाषा की लिपि कौन सी है? इसकी भी रोमन ही लिपि है, तो आपको अच्छे से याद रखना। तो ये कुछ एक जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन मानो या लिपि की जो बातचीत कर रहे हैं, उसको आपने क्या करना है? अच्छे से याद रखना। तो ये सारी की सारी लिपि जो है हमने क्या की, यहाँ से सीखी है। क्या सीखी है? सारी की सारी सीखी है। इसके अलावा कुछ एक अन्य भाषाएं जिसकी लिपि क्या है? सिर्फ देवनागरी है, जिसकी लिपि सिर्फ देवनागरी है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी आती है? जी हाँ, अभी मैंने बातचीत की। हिंदी के बाद संस्कृत आती है? जी हाँ आती है, याद रखिएगा। संस्कृत के बाद मराठी आती है, याद रखना। मराठी के बाद कश्मीरी, याद रखना है, कश्मीरी। कोंकणी आएगी इसमें, इसको भी याद रखना। संथाली आएगी, इसको याद रखना। नेपाली आएगी, इसको याद रखना। उसके बाद जब आप ये कर बैठते हैं तो बोडो भी लिख लेना। जो बोडो है वो भी किस में आती है? वो भी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसकी मतलब इन भाषाओं की भी लिपि यही है। आगे रोमन लिपि में क्या क्या आता है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने कुछ एक चीज़ें ही बताई। रोमन लिपि में क्या क्या आएगा तो थोड़ा सा समझिएगा। रोमन लिपि में नंबर 1 तो अंग्रेजी आ रही है, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, पीछे मैंने बताया। उसके बाद जर्मन आ रही है। कौन सी आ रही है? जर्मन आ रही है। जर्मन भी आपने अच्छे से पढ़ी। मैंने फ्रेंच भी बताया, यानी कि फ्रांसीसी जो है वो भी क्या है, इसमें आ रही है। तो वो भी आप लोगों ने यहाँ से सीख लिया, अच्छे से सीखा। उसके बाद फारसी की लिपि मैं बता चुका हूँ, गुरुमुखी की बता चुका हूँ। एक बार बताइए, अच्छे से क्लियर हुआ क्या? अच्छे से क्लियर हुआ कि कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। अच्छे से क्लियर हो गया क्या? या कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये था आज का वर्णमाला का लेक्चर। अभी और काफ़ी कुछ बचा हुआ इसमें, आपको घबराना नहीं है। काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे, पर एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या होने वाला है? काफ़ी फ़ायदा होने वाला। तो जो भी बच्चे आए थे अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा और साथ में बार बार देखिएगा, और जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे? कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।